हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन, जो कि आपका 2 डायमेंशन मोशन से है। ठीक है। सो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें बॉडी सर्कुलर मोशन में कब होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि जब कोई भी बॉडी किसी एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, किसी एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में और फिक्स डिस्टेंस पे आकर के अगर कोई बॉडी मूव कर रहा होगा, तो हम लोग बोलेंगे बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन। और देखो, अगर डिस्टेंस फिक्स हो जाता है तो बॉडी कर्व पाथ पे मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो ये जो पाथ हुआ आपका सर्कुलर फॉर्म करेगा, इसीलिए बोला गया बॉडी को कि इट इज इन सर्कुलर मोशन। ठीक है। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है उसे हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ सर्कल, और फिक्स डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे क्या बोला गया, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड और मूविंग पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। देखो, फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट्स में क्या डिफरेंस ये आएगा कि सपोज अगर हम लोग बोले कि ये प्लेन पर फॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, और ये का बोर्ड अगर हम लोग एग्जांपल ले, तो ये बोर्ड अगर मूव कर रहा होगा तो उसके साथ साथ ये सर्कुलर प्लेन जो है और सेंटर, ये पूरा कंप्लीट सिस्टम ही साथ में मूव करेगा। सो उसके रेस्पेक्ट में भी बॉडी सर्कुलर मोशन में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसका फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो मेंटेन है। सो इसीलिए बोला गया है फिक्स्ड और मूविंग पॉइंट भी बोला जा रहा है। दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। सो सर्कुलर मोशन में तो बॉडी मूव कर रहा है, बट हम लोग उसके कुछ काइनेमेटिक्स पार्ट पे अगर ध्यान दें तो क्या बॉडी सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिस तरह से हम लोग लीनियर मोशन में डिस्कशन किए, मोशन इन 1 डायमेंशन में, कि बॉडी आपका डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, बॉडी के पास उसकी स्पीड होगी, उसके वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा उसके पास। ठीक है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं, या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। सो ये सारी चीजों पे हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में डिस्कस करें। ठीक है। सो फर्स्ट अगर हम लोग देखें, सो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। सो व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मींस बॉडी क्या हो रहा है, बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है फिक्स स्पीड के साथ। उसकी स्पीड जो है वो ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। सो हम लोग बोलेंगे बॉडी सर्कुलर पाथ पर है। ठीक है, जैसे आर डिस्टेंस पे ये मूव किया। सो इस पॉइंट पे जो इसकी स्पीड थी, स्पीड का तो डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी होता है बॉडी के पास, और उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है। सो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी अगर सेम है, मींस उसकी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो चेंज होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, और यही हमारा स्पीड बन जाता है। इसी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड चेंज नहीं होगा, इट मींस बॉडी इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्वियसली स्पीड चेंज हो रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि हम लोग का एक पेंडुलम एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं कि पेंडुलम को अगर हम लोग सर्टेन हाइट पे रख करके रिलीज करते हैं सर्टेन एंगल से, तो ये अपना स्पीड इंक्रीज करेगा। बॉटम में जब आता है तो इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम स्पीड हो जाता है। फिर ये जैसे जैसे अप जाएगा स्पीड डिक्रीज करेगा। मीन्स क्या हो रहा है कि बॉडी का स्पीड जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, मीन्स कांस्टेंट नहीं है। सो बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी इसलिए क्योंकि इसका डिस्टेंस फिक्स है, जिसको हम लोग स्ट्रिंग का डिस्टेंस फिक्स है तो उसको हम लोग रेडियस बोलेंगे, और ये फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूम रहा है, तो ये हमारा इसका सेंटर हो गया ओ।
ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल रहा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। नाउ कुछ टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन में अगर बात करें तो वही हम लोग बात कर रहे थे काइनेमेटिक्स में, देखेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड। सो फर्स्ट यहाँ पर आ जाता है एंगुलर पोजीशन। अब एंगुलर पोजीशन क्या है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो मूव करने से पहले उसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ है, और वो इनिशियल पोजीशन एक लाइन के रेस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन। तो जब हमारा कोई रेफरेंस लाइन होगा उसके रेस्पेक्ट में बॉडी अगर पी पॉइंट पे है तो वो कितना डिग्री एंगल फॉर्म करके उस पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पर है। सो सपोज ये एंगल थीटा है, तो यहां पर एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। ठीक है, सो क्या लिखा गया है यहाँ, द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन विद द रेफरेंस लाइन, विद द ओरिजिन और विद द रेफरेंस लाइन, एक रेफरेंस लाइन हम लोग लिए हॉरिजॉन्टल लेते हैं, इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है हॉरिजेंटल ही होगा हमारा रेफरेंस लाइन, हमेशा आप रेफरेंस लाइंस कहीं से भी लोगे उसके रेस्पेक्ट में फिर वो बॉडी का मोशन हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो एक हो गया हमारा एंगुलर पोजीशन। नेक्स्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में किसी रेफरेंस लाइन से थीटा डिग्री एंगल पर प्लेस्ड है और वो वहां से मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, सो अगर पी पॉइंट से मूव करके वो पी डैश पॉइंट तक आ गया तो ये कुछ डिस्प्लेस्ड हुआ, दैट इज कॉल्ड डी थीटा। ठीक है, या फिर डी थीटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो डी थीटा जो आया हमारा, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग बोलेंगे कि ये जितना आर्क लेंथ कवर कर रहा है, रिलेशन क्या होता है, एंगल के साथ साथ ये आर्क लेंथ भी कवर कर रहा है। सो अगर इसको हम लोग एस मान लें तो रिलेशन होता है एस इक्वल टू आर थीटा। जो हमारा एंगुलर आर्क लेंथ होगा डिस्प्लेसमेंट, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेडियस टाइम से इक्वल हो जाता है। ठीक है, यही अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता तो हम लोग बोलेंगे कि स्मॉल डेल्टा एस लें तो डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। ठीक है, देन डेल थीटा मीन्स हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डेल्टा एस बाय आर के इक्वल हो जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में देखोगे तो ये भी एक तरह का लेंथ है, आर्क लेंथ, और ये रेडियस भी एक तरह का लेंथ है, तो उसका रेशियो आ रहा है, इसलिए ये डायमेंशन लेस है। इट इज डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। बट यहां पर इसका एक अपना ऐसा ही यूनिट दिया गया है, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं है इसीलिए हम लोग का इट्स एसआई यूनिट इज रेडियन। रेडियन में इसका अपना एक एसआई यूनिट होगा। ठीक है, और रेडियन किसके इक्वल होता है, तो हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, ये एंगल डिग्री और रेडियन में रिलेशन है। सो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल थीटा इक्वल टू डेल्टा आर बाई एस, या फिर आप बोलोगे कि आर्क लेंथ डेल्टा एस इक्वल टू आर डी डेल्टा थीटा। ठीक है, अब यहां पर उसके बिहाफ में अगर बात करें तो इट इज डायमेंशनलेस और हैज प्रॉपर यूनिट, ऐसा यूनिट रेडियन, वाइल प्रैक्टिकल यूनिट डिग्री, और रिवॉल्यूशन में भी हम लोग इसको मेजर करते हैं। जैसे कि रिलेशन क्या बोला जा रहा है, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई है, तो अगर बॉडी 1 सर्कल कंप्लीट करता है तो ये कितना डिग्री एंगल कवर करेगा, सो ये 360 डिग्री एंगल कवर करेगा।
इट मीन्स कि 360 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 2 पाई। और इसमें ये कितना रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन में देखें तो ये 1 रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज एन एक्सियल वेक्टर, ये एक एक्सियल वेक्टर होगा। और देखो एक्सियल वेक्टर किसको बोला जाएगा, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसके सेंटर से एक आपका ये रेडियस हो गया, तो परपेंडिकुलर प्लेन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी आ जाता है। तो वेक्टर अगर हम लोग देखें तो एक्सियल वेक्टर हमारा प्लेन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सो ये वेक्टर फॉर्म में होगा जब ये वेरी स्मॉल, इफ इट इज स्मॉल, एंड नॉट अ वेक्टर इफ इट इज लार्ज। जब एंगल बहुत ज्यादा कवर कर रहा होगा बॉडी, एंगल ज्यादा कवर कर रहा होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर कर रहा है बॉडी डेल्टा थीटा, तो इस केस में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हमारा एक्सियल वेक्टर बन जाता है। सो वेक्टर इसलिए बनता है क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर देता है उस कंडीशन में डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 इक्वल टू डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1। ये वेक्टर सम जो है इक्वल हो जाता है, बट लार्ज वैल्यू होगा तो ये इक्वल नहीं आते हैं, इसलिए इन्हें वेक्टर नहीं माना जाता है। ठीक है, और एन रिवॉल्यूशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सो 1 रिवॉल्यूशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब 2 पाई आ रहा है फॉर 1 रिवॉल्यूशन, सो एन रिवॉल्यूशन के लिए ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 2 पाई इंटू एन हो जाएगा, वही यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, फॉर एन रिवॉल्यूशन हमारा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। डिस्प्लेसमेंट के बाद आ जाता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी, ऑब्वियसली अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, अगर मोशन इन 1 डायमेंशन में देखें तो। सो सेम यहाँ पर एंगल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो हम लोग बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, अब इसे अगर हम लोग सर्कुलर मोशन में देखें तो कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है, सेंटर से उसका एक पोजीशन हम लोग लेते हैं पी पॉइंट पर, सॉरी पी पॉइंट नहीं, पहले रेफरेंस लाइन एक हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा हो गया रेफरेंस लाइन, और बॉडी इस पोजीशन पर है पी पॉइंट पर। सो इनिशियली ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है, इनिशियली ये थीटा 1 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये इसका पोजीशन हो गया। अब ये पी पॉइंट से मूव करके पी डैश पॉइंट तक गया, तो इसका डिस्टेंस से ये एंगल बनाया थीटा 2। सो पी टू पी डैश के लिए अगर हम लोग एंगल देखेंगे कि ये डिस्प्लेस हो रहा है बॉडी, तो और डिस्प्लेस होने में टाइम भी लगा होगा। सो डेल्टा थीटा हमारा यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। क्या हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब सपोज ये पी पॉइंट रेफरेंस लाइन से पी पॉइंट तक गया होगा, तो सपोज वहां पर जाने में इसे टाइम t1 लगा है और पी पॉइंट से पी डैश टाइम तक गया, तो रेफरेंस लाइन से पी डैश टाइम तक जाने में अगर इसे टोटल टाइम हमारा बोलेंगे कि ये t2 लग रहा होगा रेफरेंस लाइन से, t2 टाइम लगता है, और रेफरेंस लाइन से ये टाइम हम लोग t1 ले लेते हैं, t1 ले लेते हैं। सो अब टाइम में कितना वेरिएशन हो रहा है, सो दैट इज t2 माइनस t1 डेल्टा t। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। सो आर एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका डी थीटा बाई डेल्टा टी,
दिस इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 बाई T2 माइनस T1। और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है, इसके एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के, ठीक है। बट अगर इसी कंडीशन को अगर हम लोग बोले कि हमें ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी नहीं करके हमें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तब यहाँ पर एक कंडीशन आएगा। इंस्टेंटेनियस की जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस बोले तो डेल्टा टी हमारा अप्रोक्सीमेटली 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक लिमिट आ जाता है। लिमिट क्या होगा कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी डेल थीटा बाई डेल्टा टी होता है एवरेज के लिए, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगा जिसमें डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाता है। डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल थीटा बाई डेल्टा टी। इसी को हम लोग बोलते हैं कि आप इसे डिफरेंशिएट फॉर्म में लिख सकते हो, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। सो ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो सिंपल ओमेगा की बात करें तो डी थीटा बाई डी टी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, इसीलिए इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी बोल सकते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो ये भी डायरेक्शन एक्सियल होता है, याद रखना। इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो प्लेन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी के रिगार्डिंग अगर हम लोग देखें तो क्या क्या पॉइंट्स हमारे आते हैं। अब ये एंगल बाय टाइम होता है, इसीलिए इसका यूनिट हो जाएगा, एंगल का कोई यूनिट है नहीं तो पर सेकेंड, यानी कि t-1 इसका डायमेंशन हो गया, और पर रेडियन पर सेकेंड हमारा यूनिट हो जाता है। एंगल के लिए रेडियन हम लोग लिए। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेयर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ऑब्वियसली क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही जब स्मॉल होगा तो वेक्टर फॉर्म में होगा, इसीलिए। और इंस्टेंटेनियस में हमारा एंगुलर वेलोसिटी में हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए बोला गया कि एवरेज जो होगा उसमें लार्ज एंगल लेंगे तो वो हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। बट इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है। if a particle makes n rotation in 1 second, then average angular velocity 2 pi n, total displacement angular displacement 2 pi n by time t, अगर उसमें टाइम t लगा होगा, ठीक है। so if t is the time period and is f is the frequency of uniform circular motion, then omega equals to 2 pi। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड बोला गया 1 रोटेशन जब कंप्लीट करेगा उसमें जितना टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड, है ना। सो 1 रोटेशन में ये कितना डिग्री एंगल कवर कर रहा है, 360 डिग्री, जिसको हम लोग बोलेंगे 2 पाई। सो 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रोटेशन 1, टोटल डिस्प्ले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गया, बाई टोटल टाइम पीरियड t हो गया। सो 2 पाई बाई टी हो जाता है हमारा ओमेगा का एक वैल्यू, और 1 बाई टी इज इक्वल टू एफ, बिकॉज फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, एफ इक्वल टू 1 बाई टी या फिर टी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो रिलेशन। सो 1 बाई टी को यहाँ कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ और 2 पाई बाई टी, ये दोनों रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी का। ना इफ एन, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, ओमेगा इक्वेशन यहां पर दिया है आपका कि थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर पूछा जाए तो ऑब्वियसली इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डी थीटा बाई डी टी, ए का हो गया 0, माइनस बी टी में माइनस बी, और सी टी स्क्वायर में 2 सी टी हो गया। ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है इफ 2 पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन सेम सर्कल और डिफरेंट कोप्लेनर कंसेंट्रिक सर्कल्स इन सेम डायरेक्शन with different uniform angular speeds,
omega a and omega b respectively, the angular velocity of b relative to a for an observer at the center will be v average equals to omega a minus omega b, एंगुलर वेलोसिटी एवरेज है। तो कंडीशन क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि जब कोई दो बॉडी सर्कुलर पाथ पे होगा, कंसेंट्रिक, और दोनों अलग अलग अपने अपने ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। सपोज एक हम लोग ले ले ओमेगा ए, सेकंड हो गया हमारा ओमेगा बी, ठीक है। अब डायरेक्शन सेम हो तो इसे अगर हम लोग लीनियर में देखें कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में होता है वी ए और वी बी में, तो रिलेशन क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी वी रिलेटिव हम लोग अगर ले लें, सो सेम डायरेक्शन है तो वी ए माइनस वी बी, और अपोजिट डायरेक्शन होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ऐड ऑन कर देते हैं। सेम चीज यहां पर हो रहा है कि किसी सेंटर के रेफरेंस में अगर हम लोग देखें, सो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का, सो ओमेगा एवरेज बोला जा रहा है, सो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उससे डिप माइनस कर देंगे। और अगर दोनों अप फोर, ये क्या हो गया? ये सेम डायरेक्शन के लिए है ना। सेम डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जब कोई बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पर एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस केस में हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन ले लेते हैं। सो इस कंडीशन में हमारा ओमेगा हो जाएगा ओमेगा ए प्लस ओमेगा बी, मीन्स दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी चीज को अगर हम लोग टाइम पीरियड के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हमारा रिलेशन आ जाता है t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा रिलेटिव, ऑब्वियसली होगा दोनों के रिलेटिव में कंसेंट्रिक सर्कल में मूव कर रहे होंगे। ओमेगा रिलेटिव क्या होगा? अगर सेम डायरेक्शन है तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 माइनस कर दिए, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, तो उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रिलेशन आता है सभी का। T1 हो गया फर्स्ट का टाइम पीरियड, और T2 हो जाता है सेकंड बॉडी का टाइम पीरियड जो सेकंड सर्कल पे रोटेट मूव कर रहा है। सो हमारा T1 इंटू T2 बाई T1 माइनस T2 रिलेशन आ जाता है जो रिलेटिव टाइम पीरियड देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पर वेलोसिटी के बाद आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ऑब्वियसली एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। सो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो अल्फा से उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। सो इसको हम लोग बोलेंगे डी ओमेगा बाई डी टी, मीन्स ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1 बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये भी एवरेज हो जाएगा क्योंकि आप लार्ज एंगुलर वेलोसिटी में वेरिएशन देख रहे हो। सो एवरेज हम लोग ले लेते हैं, और अगर इसे हम लोग इंस्टेंटेनियस देखें, सो ये भी लिमिट के अंदर में आ जाएगा। डेल थीटा डेल टी टेंस टू 0 डी ओमेगा, सॉरी डी ओमेगा नहीं, हम लोग डेल्टा ओमेगा यूज करेंगे, है ना। डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, डेल ओमेगा बाई डेल टी, जिसका वैल्यू हमारा लिमिट के फॉर्म में ब्रेक करते हैं, तब हम लोग इसको डी ओमेगा बाई डी टी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा, ठीक है। यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब क्या है इसमें देखो, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, अब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ये मूव करते जा रहा है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रही है,
सो इंक्रीज अगर कर गया, ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1 मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन काम कर रहा है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो दोनों के एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। डायरेक्शन अगर हम लोग देखें एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन का, तो वो भी एक्सियल होगा, अल्फा। ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन पे अगर लोग बात करें तो क्या हो जाता है, अगर हमारा एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस नहीं हो रहा फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर हम लोग बोले फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंडीशन में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है, मींस एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा जीरो होना चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। ओके, सो इफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो, सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एज ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाई डी टी के इक्वल, सो अल्फा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। सो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर पोजिशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, जैसा कि लीनियर में होता है। लीनियर में क्या होता है, एक्सेलरेशन वो होता है डीवी बाई डी टी, जिसको हम लोग डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड डेरिवेटिव्स हम लोग बोलते हैं इसको, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रिलेशन ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, इट मींस बॉडी कौन सा मोशन में है, बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, सो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी ओमेगा 1 है, तो यहाँ पर ओमेगा 1 नहीं, इसको इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं ओमेगा नॉट, और यहाँ पर ओमेगा हो गया, ठीक है, और इसे टाइम लग रहा होगा यहां से यहां तक जाने में, टाइम लगा टी। सो रिलेशन क्या है, लीनियर की बात करें, लीनियर में सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाता है जब हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है लीनियर में, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये थ्री इक्वेशन है। सेम यही इक्वेशन हमारा v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा मान लिए इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा टी के बाद हमारा रिलेशन हो जाता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला रिलेशन हम लोग देखें तो ये बन जाएगा, एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और ये अगर ये यहां से यहां तक में डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर कर रहा है, सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा वी स्क्वायर मीन्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, अल्फा इंटू थीटा हो जाएगा। ये हो गया हमारा कांस्टेंट वेरिएबल्स में रिलेशन, ठीक है। एंगुलर वेरिएबल्स में एंगुलर वेरिएबल्स में क्या क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर एक्सेलरेशन है। जहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो जाता है उस कंडीशन के लिए हमारे, ये हमारा इक्वेशंस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें रिलेशन एवं लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स, लीनियर और एंगुलर। अब लीनियर और एंगुलर में क्या रिलेशन होगा, सो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे है फ्रॉम सेंटर ओ रेडियस आर, और ये पी पॉइंट से पी डैश पॉइंट पे मूव कर गया, जिसमें ये कुछ अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा, एंगुलर
आर्क लेंथ भी कवर करेगा, इसको हम लोग आर्क लेंथ s मान लेते हैं। सो मैंने क्या बताया था, रिलेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और देखो रेफरेंस लाइंस भी अगर हम लोग ले लेते हैं, सो हमारा रेफरेंस लाइन से ये P से P डैश पॉइंट पे जा रहा, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले लिए थीटा। ठीक है, सो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन बोला गया है S इज इक्व टू आर थीटा, मीन्स आर्क लेंथ इज इक्व टू रेडियस इंटू थीटा, और स्मॉल में लिखें तो ds इज इक्व टू आर डी थीटा हो जाता है। ये हो गया रिलेशन इनमें। ठीक है, लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात किए डिस्प्लेसमेंट। अब सेकेंड हम लोग बोले अगर वेलोसिटी पे, एंगुलर वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं और लीनियर वेलोसिटी पे, सो अगर हम लोग इसे टाइम के रेस्पेक्ट में ds को dt टाइम पे ये डिस्प्लेस हो रहा होगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी dt टाइम पे हो रहा होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ds बाई डी टी हमारा लीनियर वेलोसिटी हो गया, इसको v से रिप्रेजेंट किए, और ये r डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो गया। सो v इज इक्व टू आर ओमेगा हो जाता है, v हो गया लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो इनमें ये रिलेशन हो गया। देखो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा, याद रखना हमेशा। ठीक है, ये जो v है यहाँ पर v वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में, लीनियर यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसके बिहाफ में जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, सो थर्ड एक्सेलरेशन की बात करें तो फिर से वही dv बाई डी टी हो जाता है, जो हमारा r डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, जहां पर dv बाई डी टी हो गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जहां हम लोग लिख लेते हैं dv बाई डी टी dv बाई डी टी इज इक्व टू आर डी ओमेगा बाई डी टी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन इज इक्व टू आर अल्फा। अब एक्सेलरेशन कौन सा, सो एक्सेलरेशन ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये तो अल्फा तो एंगुलर, हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है ही, एक्सियल, इसका डायरेक्शन किधर होगा, एक्सिस के डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, प्लेन पे परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग देखें डायरेक्शन के बिहाफ में, अगर देखते हैं कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है सेंटर ओ से, और ये हो गया इसका रेडियस, सो बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एंगुलर वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड, परपेंडिकुलरली अपवर्ड, एक्सिस के अलोंग। ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा इस पे टेंजेंट बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, टेंजेंशियली बाहर निकल रहा होगा एक्सेलरेशन। तो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, एक प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक प्लेन पे पैरेलल है, तो दोनों एक दूसरे का रेडियल एसल मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग लास्ट डिस्कस कर रहे थे कि जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन जब जीरो होगा, सो आप देख रहे हो रिलेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू आर इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, सो हमारा फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। ठीक है,
चलिए, तो ये था रिलेशन लीनियर और एंगुलर के कंडीशन में। एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियली, एक्ट रेडियली, ठीक है, रेडियस के अलोंग में होगा, और इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ये हेल्प करता है बॉडी के सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन को चेंज करने, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है अगर तो, सो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, बट उस मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बट उसका डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, क्या होगा जब बॉडी सर्कुलर मोशन में है? सो फ्रॉम सेंटर इनिशियली सपोज पी पॉइंट पे, और इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पे टेंजेंशियली इधर हो गया v, इसको हम लोग v1 ले लिए। अब अगर बॉडी p पॉइंट से मूव करके p डैश पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है, रेडियस r, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, दैट इज थीटा, और p डैश पॉइंट पे आने पे इसकी वेलोसिटी सपोज चेंज v2, ठीक है। सो अगर हम लोग प्रोसीड करते हैं डायरेक्शन को, तो यहां पर भी सेम एंगल थीटा फॉर्म करेगा, जो यहां पर एंगल थीटा है। तो हम लोग देखते हैं कि V1 और V2 के बीच में एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। सो इनके बीच हमारा जो डायरेक्शन होगा वो डेल्टा V होगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो ट्रायंगल लॉ पे आ जाएगा। ठीक है, सो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर? ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा V प्लस V1 इज इक्वल टू V2। सो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, वेक्टर फॉर्म में तो है, बट अगर हम लोग इसका क्या मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, सो डेल्टा V इज इक्वल टू, देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इट मींस उसका वेलोसिटी V1 और V2 जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। मींस हम लोग बोल सकते हैं, देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें फॉर यूनिफॉर्म सर्कल मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू V2, जिसको हम लोग V मानते हैं, तो हमारा डेल्टा V का वैल्यू कितना आ जा रहा है? सो डेल्टा V का मॉड आ गया रूट अंडर V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2V1 इंटू V2 है, प्लस नहीं है यहाँ, माइनस है। सो माइनस 2V1 V2 हो गया V स्क्वायर, दोनों इक्वल है, इंटू कॉस थीटा। सो इसे सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपका V स्क्वायर, कॉमन ले लिए, रूट अंडर 2 + 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर ये थीटा है सिर्फ, सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहां पर ये रिलेशन हमारा V स्क्वायर हो गया, रूट अंडर 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। तो अगर ये रूट से बाहर आएगा तो 2V स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 हो गया। ये हो गया डेल्टा V का वैल्यू। और अब अगर हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? एवरेज या इंस्टेंटेनियस, ये हो जाता है डेल्टा V बाई डेल्टा T। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, रेडियल एक्सेलरेशन हम लोग निकाल रहे हैं। सो एक्सेलरेशन हमारा रेडियल है, सो डेल्टा V बाई डेल्टा
टी के इक्वल है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें टी डेल्टा टी का वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं, सो अगर ये पी पॉइंट से पी डैश पॉइंट तक जाने में इसे टाइम टी लगा होगा, जो हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा टी का वैल्यू स्मॉल टाइम इंटरवल टी है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें v वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क लेंथ, आर्क लेंथ जो ये कवर कर रहा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी तो नहीं ले रहे हम लोग, इसीलिए यहां पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ बाय टाइम। ठीक है, सो आर्क लेंथ यहां पर देखें तो वो आर्क लेंथ s अगर माने तो s इज इक्वल टू, जिसको हम लोग यहाँ पर s बाई टी अगर बोलते हैं, सो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में देखें तो r इंटू थीटा हो जाएगा, है ना, यही रिलेशन है। आर्क लेंथ इज इक्वल टू r इंटू थीटा, थीटा डिस्प्लेसमेंट अगर ये कर रहा है तो सो v हमारा हो गया r थीटा, P से P डैश पॉइंट तक की मैं बात कर रहा हूं, वहां से वहां तक में V हो गया r थीटा बाई टी। सो यहां से T का वैल्यू हो जाता है r थीटा बाई V। ठीक है, इस टाइम इंटरवल T के लिए P टू P डैश में। सो अगर हम लोग इस T का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं और डेल्टा V का वैल्यू पुट करते हैं, सो 2v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 बाई डेल्टा टी के जगह टी हम लोग यूज कर रहे हैं, और टी का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, देखो 2v, v स्क्वायर नहीं है, सिर्फ v है ना, एक सेकेंड, ये सिर्फ v होगा, नॉट v स्क्वायर, तो इसको हम लोग ले लिए v। सो 2v साइन थीटा बाई 2 बाई टी का वैल्यू हो गया r थीटा बाई v, v ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो यहां से ये बन गया हमारा 2v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 बाई r थीटा। अब हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, ये तो हम लोग निकाले एवरेज एक्सेलरेशन टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में जब हम लोग जाएंगे तो स्मॉल एंगल होगा, सो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि एक लिमिट काम करेगा, है ना, जो बोला जाएगा थीटा के रेस्पेक्ट में टेंस टू जीरो, अप्रोक्सीमेटली जो एंगल होगा वो बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, सो डेल थीटा इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन को अगर हम लोग अरेंज करते हैं एवरेज की वैल्यू को, ठीक है, थीटा टेंस टू जीरो, सो v स्क्वायर बाई आर को हम लोग सेपरेट करते हैं इनटू ये जो साइन है साइन थीटा बाई 2 बाई थीटा है, और ये 2 को अगर हम लोग इधर लाएंगे तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। सो v स्क्वायर बाई आर लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई 2 बाई थीटा बाई 2 हो जाए तो इसका वैल्यू हो जाता है 1। साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू जीरो के केस में इसका वैल्यू आ जाता है 1। सो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो एक्सेलरेशन आया वो v स्क्वायर बाई आर होगा। ठीक है, सो ये होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसी को बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, जो कि रेडियली काम करेगी। ठीक है, इसी को हम लोग ए आर भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में वेक्टर रिलेशन क्या है, तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो लीनियर वेलोसिटी और
एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है रेडियस वेक्टर के साथ। ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा जो डी वी बाई डी टी के इक्वल होगा। ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो डी ओमेगा बाई डी टी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो u इंटू वी मेथड में इसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये बन गया आपका dv बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट किए, सेकेंड को मल्टीप्लाई किए। ठीक है, प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी। फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी ओमेगा बाई डी टी बन गया हमारा अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी। यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग मिलता है ये वेलोसिटी v, और ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, जहां पर अल्फा क्रॉस आर, आर अल्फा क्या हो जाता है, a इज इक्वल टू आर अल्फा, ये हो गया टेंजेंशियल। ठीक है, प्लस ये v क्रॉस ओमेगा, ये रेडियल के रेडियस के डायरेक्शन में देता है, तो ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो वेक्टर के फॉर्म में टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन का सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट देखें, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, सो रूट अंडर टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस रेडियल स्क्वायर। ठीक है, और देखो रेडियल और टेंजेंशियल के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, इसलिए टू ए बी कॉस थीटा वाला जो फॉर्म होता है जिसमें कॉस 90 डिग्री है तो जीरो हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर के केस में नेट एक्सेलरेशन हमारा रूट अंडर ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर हो जाएगा। जहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, डीवी बाई डी टी, रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सो आप आर अल्फा लिखो या फिर रेडियल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर लिखो। ठीक है, सॉरी आर अल्फा नहीं, आर अल्फा तो टेंजेंशियल है, रेडियल हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल, जिसको हम लोग वी स्क्वायर बाई आर बोलते हैं। ठीक है, यहां पर एक और चीज है, अगर वी स्क्वायर बाई आर आप बोल रहे हो तो v इज इक्वल टू वी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है रेडियल के डायरेक्शन में, जो लीनियर वेलोसिटी वी स्क्वायर बाई आर के फॉर्म में। इसी चीज को एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में रखेंगे, सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अगर आप इसमें पुट करते हो तो हमारा वैल्यू क्या आ जाता है, आर ओमेगा स्क्वायर, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बोलिए। सो ये तो था वेक्टर रिलेशन। अब इन अ सर्कल अ टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज नॉर्मल टू ईच अदर, सो टेंजेंशियल और एक्सेलरेशन, सॉरी रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल, दिस इन टर्म्स इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, नेट एक्सेलरेशन हमारा रेडियल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर, जो मैंने कहा। अब यहां पर देखो कंडीशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के इक्वल है, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा डी वी बाई डी टी के इक्वल होता है। ठीक है, और v वाइल ए आर इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो रेडियल एक्सेलरेशन क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, और मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम करता है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में हम लोग बोलेंगे कि अगर रेडियल एक्सेलरेशन जीरो है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक, सो मोशन इज यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी, मींस
बॉडी सर्कुलर मोशन में नहीं होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन को चेंज करता है, वो आपने जीरो कर दिया। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसका मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो वेलोसिटी भी ना ही इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, तो ये यूनिफॉर्म हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा, सर्कुलर नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट के। सेकंड बोला गया है कि अगर हमारा रेडियल एक्सेलरेशन जीरो है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मींस रेडियल एक्सेलरेशन क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा बट वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मींस बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट पाथ पे। ठीक है, सेकेंड। अब देखो यहां पर रेडियल एक्सेलरेशन आपने नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया, सो रेडियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ, मींस बॉडी का डायरेक्शन जो होगा वेलोसिटी का वो एवरी सेकेंड पे जा करके चेंज हो रहा होगा। अब मैं स्ट्रेट दिखा रहा हूं, डायरेक्शन चेंज होगा तो हम लोग बोलेंगे कि बॉडी सर्कुलर पाथ पे आ गया। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन एवरी सेकेंड एवरी पॉइंट पे चेंज हो रहा है। ठीक है, सब डायरेक्शन तो चेंज हो रहा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपने जीरो कर दिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहा है, मींस वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, क्योंकि उसका रेडियल एक्सेलरेशन है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, सो बॉडी इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर आपका दोनों आपका जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, मीन्स बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।